Well, hello and welcome to another exciting lecture of law with me, CA प्रीति अग्रवाल. Guys, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की शुरुआत की है हमने. We are discussing the Indian Contract Act 1872. अब तक हमने ये डिस्कस किया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है and we started actually with a very basic understanding of the word law. तो छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं. पिछले सेशन में हमने जो कवर किया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन द लेक्चर. यस. So in my previous session I had discussed that law means a set of rules. तो बहुत सारे रूल्स हैं बिजनेस में. And all these rules they come together, it forms an act, and when many acts come together it forms law. So law is nothing but a set of rules. हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉस क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, हम कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, तो हम बिजनेस लॉस सीख रहे हैं और उसमें बहुत सारे एक्ट्स हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एक्सेट्रा. So we are studying many acts. फिर हमने शुरू किया था द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. अच्छा, उसके पहले सोर्सेज ऑफ लॉ, ये वैसे एग्जाम में तो है नहीं, ये थोड़ा मैंने अपने तरफ से एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था क्योंकि नॉलेज तो होनी चाहिए ना. भाई अभी लॉ पढ़ रहे हैं तो उसका सोर्स क्या है. तो वी डिस्कस्ड दैट इंग्लिश लॉ इज वन मेजर सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्योंकि हमारे जितने भी लॉज बने हैं दे आर ऑल बेस्ड ऑन द इंग्लिश लॉ. आज भी अगर कुछ नहीं लिखा है आपके एक्ट में या फिर एम्बिग्विटी है, एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन है, आई विल मेक यू राइट दैट वर्ड लेटर. अगर कंफ्यूजन है आज भी आप इंग्लिश लॉ यूज कर सकते हैं. फिर स्टैट्यूट्स, यस, आर द लॉज. फिर हमने देखा था कि कैसे एक बिल एक्ट बन जाता है. तो बिल पहले एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट में दिया इंट्रोड्यूस किया जाता है, वहां पर डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं. देन वंस इट इज पास्ड बाय वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वो दूसरे हाउस में जाता है. वहां पर भी सेम रिपीट होता है. दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का अप्रूवल मिलने के बाद देन इट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट, कंसेंट. और जब प्रेसिडेंट अप्रूवल दे देते हैं देन द बिल बिकम्स एन एक्ट. अगर सपोज लॉ में कुछ नहीं लिखा है तो आप प्रेसिडेंट्स देख सकते हो. प्रेसिडेंट्स मतलब हाँ, पहले कोई जज ने ये जजमेंट दिया था या फिर मैं लोअर कोर्ट में हूँ तो हायर कोर्ट का कोई जजमेंट हम ले सकते हैं. एंड वी ऑल्सो रिकॉग्नाइज लोकल ट्रेड कस्टम्स एंड यूसेजेस. ये मैंने आपको बताया था, दीज आर अनरिटन रूल्स, कहीं लिखे नहीं है लेकिन सालों सालों से फॉलो किए जा रहे हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. यस. अब अगर मैं आपको ये पूछूंगी ना तो आपको तुरंत याद आ जाएगा. द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, बोलो, 1st September 1872. Yes, correct answer. And it applies to the whole of India. याद है whole of India क्यों अप्लाई करता है? Yes, आर्टिकल 370 हटाने के बाद now these acts apply to the whole of India. फिर हमने आर्टिकल 370 के बारे में डिस्कस किया था. अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, लाइक हमारी जो एक्ट है इट केम इनटू फोर्स ऑन 1st September 1872. लेकिन इसके पहले अगर कोई एक्ट बनाई गई, इसके पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया हुआ तो so for the contracts which are entered before 1st September 1872, अगर दोनों पार्टीज हिंदू हैं
तो उनको हिंदू लॉ अप्लाई किया जाता था। पर्सनल लॉ है ना ये उनका। अगर दोनों पार्टीज मुस्लिम हैं, लॉ अप्लाई मोमेडियन लॉ अप्लाई किया जाता था। अगर एक पार्टी हिंदू है और एक मुस्लिम है, so the personal law of the defendant was applicable. डिफेंडेंट कौन होता है? मैंने दो वर्ड्स बताए थे, आपको याद है? एक क्या है बताओ? करेक्ट, प्लेंटिफ। प्लेंटिफ मतलब हमने नोटबुक के लास्ट पेज पे लिखा था ना ये। प्लेंटिफ कौन होता है? पर्सन हु फाइल्स द केस। और डिफेंडेंट कौन होता है? पर्सन अगेंस्ट whom द केस इज फाइल्ड। जब हम केस लॉ का नाम देखेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी कि जो केस फाइल करता है उसका नाम पहले लिखा जाता है। हम देखेंगे, ये याद रखना। लेकिन अच्छा, पार्टी नाइदर हिंदू है और मुस्लिम है, तो इन दिस केस द कोर्ट्स विल अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लॉ। ऐसे ही तो हमने पढ़ा था कि अगर आपके में कुछ भी नहीं है, आज भी इंग्लिश लॉ अप्लाई करता है। तो यहाँ पर भी पार्टीज ना हिंदू है ना मुस्लिम है, तो इन दैट केस द प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लॉ अप्लाइड। इंग्लिश लॉ पता है कब अप्लाई करता है? जब आपका एक्ट कुछ भी नहीं बोलता, या फिर एक्ट में एम्बिग्विटी है, कंफ्यूजन, और इंग्लिश लॉ थोड़ी क्लैरिटी से बात कर रहा है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो फिर इंग्लिश लॉ देखेंगे। अच्छा, फिर याद है ये वाला एग्जाम्पल? यस, करण वांटेड टू मेक अ मूवी बहुत कुछ होता है, which was going to be a sequel of कुछ कुछ होता है। So he approached his favorite actor Shah Rukh Khan. So this Shah Rukh, I want to make a movie बहुत कुछ होता है, which will be a sequel of कुछ कुछ होता है. Will you act in my movie? So in this case, करण ऑफर देता है और शाहरुख एक्सेप्ट कर लेता है। तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट बन गई। प्रॉमिस था, फिर एग्रीमेंट बनी। फिर शाहरुख बोलता है कि अरे, इफ यू डोंट कास्ट मी इन योर मूवी आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू। तो जब हम ये केस फाइलिंग वाला एलिमेंट डाल देते हैं, देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल तो ठीक है, ये बहुत जरूरी है। व्हाट इज अ प्रॉमिस? चलो, मैंने लास्ट टाइम आपको एक्शन से बताया था। चलो चलो मेरे साथ बोलो, जोर से बोलेंगे हम लोग। कोई नहीं हमको जज कर रहा है, कोई सुन रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ता, वो भी लॉ सीख लेंगे। यस, कम ऑन, यू विल से इट अलाउड विद मी। व्हाट इज अ प्रॉमिस? अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड becomes a promise. वापस बोलेंगे, a proposal when accepted becomes a promise. एग्रीमेंट क्या होती है? Every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. A promise, okay, every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. एक प्रॉमिस होगी ना तो भी एग्रीमेंट बनती है, और बहुत सारे प्रोमिसेस आएंगे तो भी वो एग्रीमेंट बनता है। फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर मतलब क्या? कंसिडरेशन का मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न। यस, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तब जाके वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आपने मुझे फीस दी, मैं आपको लेक्चर्स दे रही हूँ, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलता है। दिस इज कंसिडरेशन। अगर एक ही पार्टी को कुछ मिलने वाला है, जैसे मैं आपको मेरा घर दे देती हूँ फ्री में, मैं कोई पैसे नहीं ले रही, बस मैंने आपको फ्री में मेरा घर दे दिया, और फिर मैं केस करने चली गई, तो लॉ मुझे पूछता है भाई केस क्यों करने आए हो, क्या नहीं मिला? नहीं, वैसे कुछ मिलने वाला तो नहीं था, बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आ गई मैं। अरे, अगर कुछ मिलने वाला ही नहीं था तो केस बनेगा ही नहीं ना, बनेगा ही नहीं फिर। तो कंसिडरेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। तीन एलिमेंट्स है, ऑफर, एक्सेप्टेंस,
कंसिडरेशन। अरे लेकिन मेरे एग्जाम्पल में कुछ केस फाइलिंग वगैरह का भी था ना, वो क्या होता है? इफ वन पार्टी डिफॉल्ट्स अदर पार्टी कैन टेक एक्शन, देयर मस्ट बी इंटेंशन टू sue, intention to file a case. If one party defaults, other party can take action. ये है enforceability. What is a contract? A contract is nothing but an agreement enforceable by law. बोलो contract क्या होता है? Agreement enforceable by law. Agreement है ना, enforceable by law है, agreement है ना, एलिमेंट क्या होगा इसमें? एग्रीमेंट एंड एनफोर्सिबिलिटी। एनफोर्सिबिलिटी का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, वापस बताओ चलो। इंटेंशन टू टू इंटेंशन टू फाइल अ केस। इफ वन पार्टी डिफॉल्ट्स, other party can take तो हमने ये पढ़ा था कि एग्रीमेंट होती है, उसके बाद में जब हम उसमें एनफोर्सिबिलिटी डाल देते हैं ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ओके टेल मी, ये एग्जांपल सबको समझ गया? एक एग्जांपल से ना मुझे तो एक्चुअली इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, और एग्जांपल्स लेते हैं ना, ये समझने की कोशिश करते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है, एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ये सब समझ लेते हैं। ठीक है, और ज्यादा एग्जांपल्स लेते हैं, डिस्कस करते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ये हमने पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। कुछ भी अभी तक लिखने की जरूरत नहीं है, जो लिखना था वो मैंने आपको बताया था। ये सब कुछ सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ओके चलो, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मुझे एग्रीमेंट चाहिए और एनफोर्सिबिलिटी भी चाहिए। एग्रीमेंट क्या होती है? एग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। ठीक है, तो अब कैन आई राइट द इक्वेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन दिस मैनर? लिख सकती हूँ ना मैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन और एनफोर्सिबिलिटी। यस, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मुझे सबसे पहले ऑफर चाहिए, वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, कंसिडरेशन चाहिए एंड एनफोर्सिबिलिटी। ठीक है, अब फॉर द टाइम बीइंग मैं कंसिडरेशन को ना थोड़ा सा साइड में रख रही हूँ। आई एम ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ऑफर, एक्सेप्टेंस, एनफोर्सिबिलिटी। ठीक है, अब एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन तो चाहिए और एनफोर्सिबिलिटी भी चाहिए। कंसिडरेशन मैं इसीलिए साइड में रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर फिर चलो डिस्कस कर ही लेते हैं, फिर आपको ऐसे कंफ्यूजन नहीं हो कि यहाँ पर मैंने सब में लिखा तो है, तो सब में आंसर एक्चुअली यस ही आ रहा है। ठीक है, फिर भी डिस्कस करते हैं। अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ऑफर चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, एनफोर्सिबिलिटी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, मैं आपको एक सिनेरियो दूंगी, क्वेश्चन पूछूंगी, हमें सिर्फ यस या नो में उसका आंसर देना है। ठीक है, चलो आप मन में यस या नो सोचना, मैं जब लिखूंगी ना आप देखना आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, फटाफट सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं आपका और मेरा आंसर मैच करता है क्या। अब एक्स offers to sell his house to Y for 50 लाख रुपीस। एक्स ने ऑफर दिया वाई को कि क्या तू मेरा घर खरीदेगा 50 लाख में? वाई बोलते हैं हाँ खरीद लूंगा। अब हमें डिसाइड करना है क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मुझे क्या एलिमेंट्स चाहिए? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एनफोर्सिबिलिटी, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना।
इसमें ऑफर है? हाँ, एक्स ने ऑफर दिया ना वाई को, क्या तू मेरा घर खरीदेगा? हाँ है। क्या वाई ने एक्सेप्ट किया? हाँ, उसने बोल दिया मैं खरीदूंगा 50 लाख में। क्या बन गया इसमें? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन भी था, क्या बन गया इनके बीच में? ऑफर एक्सेप्टेंस में क्या बन गया? एग्रीमेंट। यस, ये एग्रीमेंट बन गया। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए फोर्सिबिलिटी भी चाहिए। मैंने आपको नहीं बताया, खुद दिमाग लगा के सोचो। एक्स ने घर दे दिया, लेकिन वाई पैसे नहीं दे रहा, तो सोच के बताओ, क्या एक्स केस कर सकता है? हाँ मैम, बिल्कुल कर सकता है ना। मैंने घर दे दिया, वो पैसे नहीं दे रहा, तो मैं तो केस करूंगी ना। एनफोर्सिबिलिटी है। अरे तीनों एलिमेंट है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, एनफोर्सिबिलिटी सब है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ बिल्कुल है। अनदर एग्जाम्पल, एक्स वाई को 5 लाख रुपए देता है और बोलता है किल जेड। सुपारी, मुंबई में ऐसी ट्रांजैक्शन को सुपारी बोलते हैं। तो एक्स ने वाई को 5 लाख रुपए दिए टू गो एंड किल जेड। वो बोलता है काम हो जाएगा। ऑफर है क्या इसमें? हाँ मैम, ऑफर तो है। एक्सेप्ट कर लिया वाई ने, हाँ उसने बोला ना काम हो जाएगा। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल कि एक्स ने वाई को पैसे दे दिए, लेकिन वाई ने जेड को नहीं मारा। तो क्या एक्स कोर्ट में जा सकता है और बोल सकता है जज देखो 5 लाख रुपए लेके बैठा है, अब तक इसने जेड को मारा नहीं है, इसको बोलो जाके जेड को मार के आए, इसने प्रॉमिस किया था। क्या एनफोर्सिबिलिटी है? अगर वाई जेड को नहीं मारता तो क्या हम केस कर सकते हैं? कर सकते। देयर इज नो एनफोर्सिबिलिटी। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। एनफोर्सिबिलिटी तो है ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? ये तो सिर्फ एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट का हमारे लॉ में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि केस ही नहीं कर सकते। तो जज बोलता है जब केस ही नहीं होगा तो तू क्यों आया है मेरे पास, जा घर पे जा। एग्रीमेंट हैज नो वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ। कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है कि केस कर सकते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो। एक और एग्जाम, ए और बी ना क्रिकेट मैच देख रहे थे। ए बोलता है अरे इंडिया तो जीत जाएगा, बी बोलता है नहीं नहीं यार, बहुत बेकार परफॉर्मेंस है, मेरे को तो लगता है हार जाएंगे। तो ए और बी ने शर्त लगा दी, मुझे लगा था शर्त 500-500 रुपए की, हाँ चल चल लग गई शर्त। क्रिकेट बेटिंग। ऑफर है क्या? हाँ मैम, ऑफर तो है। एक्सेप्टेंस है क्या? हाँ वो मान भी गए, बैट लग भी गई। इंडिया वन द मैच, ए वन द बेट। ये पहले तो बी ने प्रॉमिस किया था हाँ हाँ मैं तेरे को पैसे दूंगा, अब जब इंडिया जीत गई वो पैसे नहीं दे रहा, हम कोर्ट में चले गए। क्या हम जज को बोल सकते हैं देखो जज, हमने ना क्रिकेट बैटिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैं बैट जीत गया, ये मेरे को पैसे नहीं दे रहा, इसको बोलो मेरे को पैसे दे। एनफोर्सेबिलिटी है? क्रिकेट बैटिंग इलीगल है, जेल में डाल दिए जाओगे। नहीं है भाई, एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, क्रिकेट बैटिंग इलीगल है हमारे कंट्री में। अरे एनफोर्सिबिलिटी है ही नहीं, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। फोर्सिबिलिटी नहीं है तो ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है, ऑफर एक्सेप्टेंस है ना, सिर्फ एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं है हमारे लॉ में। कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है क्योंकि केस कर सकते हैं। वन मोर एग्जाम्पल,
X agrees to supply apples to Y for 10,000 रुपीज। उसने बोला ये बहुत बहुत सारे क्रेट्स, उसने बोले बॉक्सेस बोले, तो मैं देखो 10,000 रुपए दूंगा ये सब बॉक्सेस के। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताओ ऑफर है क्या? हाँ मैम, उसने ऑफर किया ना कि मैं एप्पल्स दूंगा, एक्सेप्टेंस है, वो भी है, वो एग्री कर लेता है, मैं खरीदूंगा, क्या बन गया ये? एग्रीमेंट। ऑफर दिया उसने, मैं एक्सेप्ट कर लिया, एग्रीमेंट हो गया। अब सोचो, भाई ने एडवांस में ही पूरे पैसे दे दिए, कि वाई ने पैसे दे दिए, एक्स नहीं दे रहा, तो क्या हम एक्शन ले सकते हैं? हम एक्शन तो ले सकते हैं ना, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक्शन तो लेंगे ना। हमने पूरे पैसे दे दिए, अगर वो एप्पल्स नहीं दे रहा, एक्शन तो लेंगे ना। इन्फोर्सिबिलिटी है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, एनफोर्सिबिलिटी भी है। क्या बनेगा ये? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? यस, बिल्कुल बनेगा। ऑल थ्री एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट है। एक लास्ट एग्जांपल, एक्स इनवाइट्स वाई फॉर डिनर। वाई ने कहा हाँ हाँ आई विल कम शार्प 8 o'clock। तो एक्स ने सारी तैयारी करके रखी, फूड, लाइट्स, कैंडल्स, बलून्स, लेकिन वाई आया ही नहीं। क्या इसमें ऑफर है? हाँ मैम, ऑफर तो है ना, उसने पूछा डिनर पे आएगा क्या, ऑफर तो है। भाई मान भी गया, उसने बोला हाँ शार्प 8 o'clock आऊंगा, एक्सेप्टेंस है। क्या बन गया? ऑफर एक्सेप्टेंस क्या बन गया? एग्रीमेंट। अब वाई आया ही नहीं, एंड एक्स गो टू हिज हाउस एंड से टिंग टॉन्ग पुलिस, इसको पकड़ के लेके जाओ, इसने मुझे प्रॉमिस किया मेरे घर पे खाना खाने आएगा, ये आया ही नहीं, सब वेस्ट हो गया। एनफोर्सेबिलिटी है क्या? केस कर सकते हैं हम? एनफोर्सेबिलिटी है? नहीं है ना, एनफोर्सेबिलिटी है ही नहीं। अरे दोस्त है यार अपना, जस्ट फ्रेंड्स है ये लोग, जस्ट फ्रेंड, जस्ट फ्रेंड्स में कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना बनता है। अरे दोस्त है, दोस्त पे थोड़ी ना केस करेंगे, ऐसे तो कभी बात भी नहीं हुई थी हमारी कि तू नहीं आएगा तो तेरे पे केस कर देंगे। मैम सिर्फ दोस्त है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ये सिर्फ एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि हमारा केस फाइल करने का कोई इंटेंशन ही नहीं था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। आई होप आपको एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस पता चल गया होगा। सिंपल है, अगर एनफोर्सिबिलिटी है, देखो अगर एनफोर्सिबिलिटी है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और अगर एनफोर्सिबिलिटी नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। व्हाट इज एनफोर्सिबिलिटी? फिर से बोलेंगे, इंटेंशन टू सू, इंटेंशन फाइल अ केस, if one party defaults other party can take action। तो अगर आपका केस फाइलिंग का इंटेंशन है तो वो एनफोर्सिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट है। कोई इंटेंशन नहीं है केस फाइल करने का तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। दिस इज द डिफरेंस। अब इससे ना मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चली, पता है, जितने भी बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजैक्शंस थे ना इसमें, कौन से थे, बिजनेस या कमर्शियल? ये वाला देख, ये फर्स्ट वाला, ये बिजनेस था, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये फोर्थ है ना, फर्स्ट एंड फोर्थ। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस थे, फर्स्ट एंड फोर्थ,
जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन उसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि एनफोर्सेबिलिटी है। मैंने तो आपको बताया भी नहीं था। आपने खुद दिमाग लगा के बोला कि मैम हाँ, घर दे दिया, अगर पैसे नहीं देते तो केस तो बनेगा। मैंने नहीं बताया आपको, आपने खुद से सोचा। अगर हमने एप्पल्स का कॉन्ट्रैक्ट किया और पैसे एडवांस में दे दिए, तो अगर आप एप्पल्स नहीं सप्लाई करते तो हम तो केस करेंगे। ये तो अंडरस्टूड है। मैंने नहीं बताया लेकिन फिर भी आपको समझ में आ गया कि हाँ, एनफोर्सेबिलिटी तो है। तो लॉ भी यही प्रिजम्पशन के साथ चलता है। प्रिजम्पशन मतलब हम अज्यूम कर लेते हैं जितने भी बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजैक्शन, मैम कमर्शियल मतलब मनी इज इन्वॉल्व। जितने भी बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजैक्शन हैं वहां पर एक प्रिजम्पशन है। मैम प्रिजम्पशन का मीनिंग एक बार फिर से बताओ। अजम्पशन है दैट पार्टीज इंटेंड टू सू, इंटेंड टू फाइल अ केस। मतलब यहां पर एनफोर्सेबिलिटी है। ये हम बोलने की जरूरत नहीं है आपको बार बार कॉन्ट्रैक्ट में कि अरे अगर तू फोन नहीं, एक मिनट, बोलने की जरूरत नहीं है कि अरे तूने पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे पे केस करूंगा। डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है, समझने वाली बात है, ये तो अंडरस्टूड है। इसको अलग से क्या डिस्कस करना है, तो पता है ना। देयर इज अ प्रिजम्पशन, देयर इज एन अजम्पशन कि एनफोर्सेबिलिटी तो है, इसमें डिस्कस क्या करना है, इसमें पता नहीं की क्या जरूरत है। लेकिन जितने भी सोशल एग्रीमेंट्स है, सोशल मतलब फ्रेंड्स के बीच में, या फिर जितने भी डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स है, डोमेस्टिक मतलब फैमिली मेंबर्स के बीच में, ठीक। सोशल का मतलब क्या होता है, फ्रेंड्स के बीच। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, फैमिली के बीच। वहां पर हमारा अजम्पशन है, वहां पर हमारा प्रिजम्पशन है that parties do not intend to enforceability है। ये हम मान के चलते हैं कि नहीं है। देखो ना, ये फ्रेंड्स के बीच में था, बिना हमने उस पे केस किया। यस, एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, ये तो सिर्फ एग्रीमेंट स्टेज पे रुक गया। ये भी तो सोशल एग्रीमेंट है, फ्रेंड्स के बीच, तू मेरा काम करेगा, हाँ कर दूंगा। इसमें भी एनफोर्सेबिलिटी नहीं थी। देखो, इसमें भी दोस्त ही थे ना। मैम ये तो इलीगल भी हो जाएगा ना, बेटिंग इलीगल है, हाँ उस पे हम आएंगे, लेकिन दोस्त के बीच में है, एनफोर्सेबिलिटी तो है ही नहीं। थोड़ी ना हम दोस्त पे केस करेंगे। मैम अगर मैंने मेरे दोस्त को पैसे उधार पे दिए, तब मैंने मेरे दोस्त को पैसे दिए और मैंने उसको बोला देख रिटर्न कर दे, हाँ वरना मैं केस कर दूंगा। हमने राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया कि मैंने उसको 10 लाख रुपए दिए हैं, मैं इंटरेस्ट के साथ रिकवर करूंगा, नहीं किया तो मैं केस भी करूंगा। मैम वो मेरा दोस्त है, फिर भी क्या मैं अलग से उसमें एनफोर्सिबिलिटी डाल सकता हूँ? बिल्कुल डाल सकते। लॉ बोलता है हम तो मान के चलेंगे कि तुम्हारी कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक या सोशल होने के बावजूद अगर आप अलग से एनफोर्सिबिलिटी डालते हो तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब अगर ये केस में सोशल ट्रांजैक्शन
तो वैसे तो हम अज्यूम करते हैं कि एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पार्टीज एक दूसरे पे थोड़ी ना केस करेंगे, यार दोस्त है वो मेरा। लेकिन अगर मैं उसमें एनफोर्सिबिलिटी डाल दूं अलग से, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। दोस्त है तो क्या हुआ, आप उसको बोल सकते हो मैंने तेरे को पैसे उधार पे दिए हैं, तू रिटर्न नहीं करेगा ना 2 महीने में तो मैं केस कर दूंगा। तो फिर आप अलग से एनफोर्सिबिलिटी डाल सकते हो। डोमेस्टिक में भी आप डाल सकते हो, फिर आगे आएंगे। ओके। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, सोचो। आपने अपनी मम्मी को बोला, मम्मा आज कुछ अच्छा खाना है। मम्मी बोलती है, पाव भाजी खाएगा? आपने बोला हाँ, पाव भाजी बना दो, आई विल हैव पाव भाजी। आप कॉलेज चले गए, आपने मम्मी से कहा था अच्छा बनाओ, मम्मी ने ऑफर दिया पाव भाजी, आपने बोला हाँ मम्मा पाव भाजी बना देना। शाम को आप कॉलेज वगैरह से क्लास करके आए और आपने सोचा आज तो पाव भाजी खाएंगे। और फिर जब घर पे गए, टेबल पे बैठे, बर्तन खोले, मम्मी ने टिंडे बनाए थे। कैन यू टेल योर मॉम, मम्मा चलो आप तो पुलिस स्टेशन चलो, आपने मुझे प्रॉमिस किया लेकिन फुलफिल नहीं किया वो प्रॉमिस, चलो चलो चप्पल डालो पुलिस स्टेशन चलते हैं, मेरे को वहां पे केस करना है, कर सकते हो? क्योंकि थोड़ा ना कोई केस होता है ऐसे ही। ये तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। तो अज्यूम करता है कि जब मम्मी ने आपको पाव भाजी का ऑफर दिया था, आपने हाँ 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 बोल दिया। ये थोड़ी ना सोचा होगा कि अगर मम्मी पाव भाजी नहीं बनाएगी तो मैं केस कर दूंगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो लॉ अज्यूम कर लेता है कि इसमें तो एनफोर्सिबिलिटी नहीं है। ऐसा अजम्पशन क्यों है मैम? थोड़ी देर में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, बस थोड़ी सी देर में। ठीक? ऐसे अजम्पशंस क्यों डाले हैं, वी विल डिस्कस। लेकिन इतना याद रख लो कि इन केस ऑफ बिजनेस और कमर्शियल, अजम्पशन है, डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है, हम मान के चलते हैं सिबिलिटी तो होगी। लेकिन जितने भी सोशल या डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस है वहां पर हम अज्यूम करते हैं कि ऐसा कोई assumption नहीं है, there's no enforceability, ये मान के चलते हैं। मैम मुझे तो डालना है, मैं डालूंगी, हाँ तो फिर आप डालो। आप एनफोर्सेबिलिटी अलग से डालो, बताओ, डिस्कस करो, कॉन्ट्रैक्ट में लिखो। तो वो डोमेस्टिक या सोशल होते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा एग्रीमेंट क्या होती है, उसमें एनफोर्सिबिलिटी का क्या रोल होता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। कोई भी डाउट है आप मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में पूछ सकते नहीं, यहाँ पर आई विल नॉट बी एबल टू हियर यू, यू कैन टाइप कर सकते हो, आप टाइप करके अपना डाउट पूछ, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आई विल सॉल्व इट राइट। ओके, कोई डाउट नहीं। ऑल राइट, ओके। तो आप व्हाट्सएप पे मुझे डाउट्स पूछ, अगर आपको डाउट है। आई जनरली कीप माई फोन विद मी, कि अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, तो चैट बॉक्स। ओके गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया एग्रीमेंट क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, एनफोर्सिबिलिटी क्या होती है। नाउ वी आर रेडी टू रीड ऑल दिस फ्रॉम आवर कॉन्सेप्ट बुक। चलो, आई विल नीड पेन एंड हाइलाइटर्स। रेडी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ? लॉ इज सेट ऑफ रूल्स। क्या ये सब एग्जाम में आएगा? नहीं, ये कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा, ये सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। The law of contract was introduced to define
the rights and duties in a business transaction. कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है, तब ये एक्ट अप्लाई करेगा। एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होना चाहिए। The Indian Contract Act came into force on 1st September 1872. ये उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को अप्लाई करता है जो 1 सितंबर 1872 के बाद बने गए थे। उसके पहले पहले का क्या होगा? हाँ, वो पढ़ा था ना, दो हिंदूज के बीच में होगा तो हिंदू लॉ अप्लाई करेगा, दो मुस्लिम्स के बीच में होगा तो मोमेडियन लॉ अप्लाई करेगा, एक हिंदू एक मुस्लिम होगा तो जो डिफेंडेंट है उसके लॉज अप्लाई करेंगे, और अगर ना हिंदू है ना मुस्लिम है तो इंग्लिश लॉ अप्लाई करेगा। लेकिन जो 1 सितंबर के बाद कॉन्ट्रैक्ट्स बने वो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही अप्लाई करेगा अपना 1872। दिस एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया को अप्लाई करता है। ये भी हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल 370 निकलने के बाद these acts apply to the whole of India. What is a contract? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? That there is a promise. चलो रिवाइज करेंगे। बार बार रिवाइज करने से ना फिर वो कॉन्सेप्ट एकदम माइंड में फिट हो जाते हैं, है कि नहीं? What is a promise? Promise action. A proposal when accepted becomes a promise. Yes? देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, हाईलाइट करो, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। When a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted. ये एक्चुअली ना एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन है जो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। When a person to whom the proposal is made, आपको याद है मेरा एग्जाम्पल क्या था? करण जौहर ने ऑफर दिया था शाहरुख खान को, क्या तू मेरी मूवी में काम करेगा? शाहरुख मान भी जाता है। तो इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए ये सेंटेंस पढ़ो। When a person to whom the proposal is made, बस यहां तक हाईलाइट करो, फिर एक फ्रंट स्लैश डाल दो इस तरीके से। मैं बताऊंगी कि मैं ये क्यों करवा रही हूँ। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, assent का मीनिंग लिखो consent। The proposal is said to be accepted। ठीक है, तो अब मैंने इस सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि हम हमारे लिए ये लर्न करना इजी हो जाए। When the person to whom the proposal is made, proposal का मीनिंग होता है ऑफर। When the person to whom the offer is made, he signifies his assent, signifies का मतलब होता है communicates। जब वो अपना कंसेंट हमें बता देता है तो हमारा ऑफर एक्सेप्ट हो गया। द प्रपोजल दैट इज ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, और एक बार मेरा ऑफर एक्सेप्ट हो गया, प्रॉमिस बन गया ना। अ प्रपोजल, प्रपोजल मतलब ऑफर, व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो इसका लीगल इन्होंने आईसीए मटेरियल में क्या लिखा है? When a person to whom the proposal या offer is made, a person to whom the proposal is made, he signifies his assent, communicates his assent, offer, proposal is said to be accepted। तो करण ने जब शाहरुख को अपना ऑफर दिया और शाहरुख ने
अपना कंसेंट दे दिया, तो मतलब मेरा ऑफर एक्सेप्ट हो गया और क्या बन गया, एक प्रॉमिस। ये वैसे भी आपको एग्जाम में आने वाला नहीं है, ये हम एक्सेप्टेंस में दोबारा पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। लेकिन अगर आप बोलते हो कि नहीं मैम, वो तो जैसा एक्ट में लिखा है वो भी बताओ, द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, शाहरुख खान, he communicates his assent, he signifies his assent। जब हमने जिसे ऑफर दिया वो अपना कंसेंट दे देता है, मतलब मेरा ऑफर एक्सेप्ट हो गया, प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, प्रॉमिस बन गई। एग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रॉमिस, अंडरलाइन करो, एक फ्रंट स्लैश डालो, एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, फिर फ्रंट स्लैश, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अब ये फ्रंट स्लैश का क्या यूज है? मैंने ना डेफिनेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है ताकि आपको वो अच्छे से लर्न हो जाए। ओके, एवरी प्रॉमिस या फिर एवरी प्रॉमिस एक भी होगा, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ promises forming consideration for each other is an agreement। मैं भी ऐसे ब्रेक ले लेके पढ़ती हूँ ना, इसीलिए मैंने ब्रेक्स डाले हैं वहां पे। एवरी प्रॉमिस and every set of promises forming consideration for each other is an agreement। अरे एग्रीमेंट की इक्वेशन क्या पढ़ी थी हमने? एग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। फिर कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? एन एग्रीमेंट enforceable by law is a contract। कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर? तीन। एन एग्रीमेंट, सबसे पहले तो एग्रीमेंट होनी चाहिए। एनफोर्सिएबल बाय लॉ मतलब एनफोर्सिबिलिटी होनी चाहिए, दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपने हाईलाइट किया। एनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? एनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? इंटेंशन टू, हाईलाइट करो, इंटेंशन टू सू, इंटेंशन टू फाइल अ केस, अलग अलग हाईलाइट कर। इंटेंशन टू सू, intention to file a case, if one party defaults other party can take action। intention to sue, intention to create legal relation। आप यहाँ पर लिख सकते हो, if one party defaults other party can take action। ये होता है एनफोर्स। इफ वन पार्टी डिफॉल्ट अदर पार्टी कैन टेक एक्शन, वो हक है मेरे पास, दिस इज एनफोर्सिबिलिटी। अच्छा, मैंने क्या बताया था? ये कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जहां पर हम तो अज्यूम करके चलते हैं, आपको तो अलग से बताने की भी जरूरत नहीं है, हम तो अज्यूम करके चलते हैं, पॉसिबिलिटी तो है। कौन से ट्रांजैक्शंस हैं? बिजनेस या फिर कमर्शियल ट्रांजैक्शन। तो जितने भी बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं
वहां पर यूजुअल प्रिजम्पशन क्या है? पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन, वहां पर अजम्पशन है कि ये तो लीगल रिलेशन क्रिएट करेंगे, पॉसिबिलिटी है। लेकिन जितने भी सोशल या फिर डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स है, वहां का प्रिजम्पशन क्या है बताओ? पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल। आपने एक बात नोटिस की, मैंने पूरा पूरा अंडरलाइन नहीं किया है, मैंने सिर्फ कीवर्ड्स ही अंडरलाइन किए। अगर आप पूरा पूरा अंडरलाइन करोगे ना, समझ में ही नहीं आएगा कि वो बोलना क्या चाहता है। अब सोचो, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू हाईलाइट इन दिस मैनर। इमेजिन करो मैंने ऐसे किया होता, ये तो पढ़ने में ही नहीं समझ में आता। अब देखो मैंने कैसे किया है, ये देखो, अब देखो पढ़ो। इन केस ऑफ सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट, यूजुअल प्रिजम्पशन इज पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। तो अगर आपको और रिफाइन करना है तो आप ऐसे, पार्टीज डू नॉट इंटेंड क्रिएट लीगल रिलेशन। जब आप वो टर्म्स अंडरलाइन हाईलाइट करते हो ना, तो वो रीडिंग बहुत इजी हो जाती है और वो लर्न भी हो जाता है। आप भी जब भी हाईलाइट करोगे, पूरा पूरा सेंटेंस हाईलाइट मत करना, टर्म्स हाईलाइट करना। ठीक है? एक बार फिर से, इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है? इंटेंशन टू सू, intention to file a case. If one party defaults, other party can take action. This is enforceability. अब नेक्स्ट पैराग्राफ लर्न करेंगे, चलो। इन केस ऑफ बिजनेस और कमर्शियल एग्रीमेंट्स, usual presumption is that parties intend to create legal relation. create legal relation मतलब कि अगर तूने तेरा प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तो मैं केस करूंगी। तो इन बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजैक्शन या एग्रीमेंट्स, यूजुअल प्रिजम्पशन इज दैट पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। तीन चीजें हमने हाईलाइट की ना। सेकंड फिर क्या लर्न करेंगे? इन केस ऑफ सोशल or domestic agreement, the usual presumption is that parties do not intend to create legal। अब कैसे लर्न करोगे? दोबारा बोल के, इन केस, अब आंख बंद करके बोलो, आंख बंद करके, अब हो गया ना लर्न, अब आंख बंद करो। इन केस ऑफ बिजनेस और कमर्शियल एग्रीमेंट्स, the usual presumption is that parties intend to create legal relation. In case of social or domestic agreement, the usual presumption is that parties do not intend to create legal relation. इस तरीके से आप बार बार उसको बोल के आपको लर्न करना है। यू कैन नॉट राइट इन योर ओन वर्ड्स, और लर्न करना इजी है, बस आपको वो लर्न करने आना चाहिए। ये कैसे लर्न करेंगे? मैंने जो भी हाईलाइट किया है उनको एज पॉइंट्स पकड़ो और बोलो। In case of business or commercial agreements, the usual presumption is that parties intend to create legal relation. मैंने सारे अच्छे legal words use किए, मैंने own words में नहीं लिखा है ये। In case of social or domestic agreement, the usual presumption, ये बहुत अच्छा word है। The usual presumption is that parties do not intend to create legal relation. मैंने ये नहीं लिखा पार्टीज विल नॉट फाइल अ केस, पार्टीज डोंट वांट टू फाइल अ केस। वो मतलब सिंपल इंग्लिश है, वो लॉ नहीं है। पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ये लिखना लॉ है। ओके, हो गया लर्न? इस तरीके से आपको लर्न करना है। ओके, तो क्या लर्न करेंगे? अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। Every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement.
agreement enforceable by law is a contract. Enforceability means intention to sue, intention to file a case. If one party defaults, other party can take action. In case of business or commercial transaction, the usual presumption is that parties intend to create legal relation. In case of social, domestic agreement, the usual presumption is that parties do not intend to create legal relation. पूरा पेज मेरा लर्न हो गया. इस तरीके से आपको भी लर्न करना है. आगे बढ़ते हैं. एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या है? अब ये सब आता है क्या एग्जाम में? डिफरेंस बिटवीन आता है ना, और बहुत स्कोरिंग होता है, 3 to 4 मार्क्स. सारे पॉइंट्स करेक्ट है तो फुल मार्क्स. नाउ पे अटेंशन. अगर आपको डिफरेंस बिटवीन 2 मार्क्स का आता है, लेकिन आप 4 पॉइंट्स लिख सकते हो, प्लीज लिखो. मेरे हिसाब से शुड ऑलवेज बी मार्क्स प्लस पॉइंट्स. मतलब अगर 2 मार्क्स का है तो 4 लिखो, 4 मार्क्स का है तो 6 लिखो, 3 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट्स लिख के आओ. मैं तो बोलूंगी जितने मार्क्स है उसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ही लिख के आओ. ठीक है? ये सपोज 2 मार्क का क्वेश्चन है, मैं तो 4 पॉइंट्स लिख के आऊंगी. अगर ये 3 मार्क का है, 5 लिख सकते हैं, एक एग्जाम्पल लिख दूंगी. ठीक है? मैंने ना एक चीज पेंडिंग रखी है और वो है ये सेक्शंस. ये क्यों पेंडिंग है, थोड़ा मुझे आगे बढ़ने दो. मैं आपको ना एक स्टोरी दूंगी कि सारे डेफिनेशनल क्लॉजेस कैसे रीड करते हैं, सेक्शन क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सब सेक्शन क्या होता है, मैं पूरा बताऊंगी. लेकिन मुझे थोड़ा आगे बढ़ने दो उसमें. ओके, चलो. इसीलिए मैंने ये अभी फिलहाल डिस्कस नहीं किया है आपके साथ. आई विल डिस्कस इन अ स्टोरी फॉर्म. डिफरेंस बिटवीन कर लेते हैं. सबसे पहले तो मीनिंग ही आएगा, डेफिनेशन ही आएगी. एग्रीमेंट की डेफिनेशन: एवरी प्रॉमिस and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. agreement की इक्वेशन भी साथ में ही लिखनी है आपको. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. मुझे एक एग्रीमेंट चाहिए एंड स्टेबिलिटी चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में एनफोर्सिएबिलिटी का ही तो फर्क है. कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में एनफोर्सिएबिलिटी का ही फर्क है. एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्सिएबिलिटी का ही फर्क है. एग्रीमेंट ना एक बहुत वाइड टर्म है, क्योंकि एग्रीमेंट तो कुछ भी हो सकती है ना. लीगल, सोशल, सब कुछ एग्रीमेंट तो है. मैम कैसे ये सब कुछ एग्रीमेंट है? ये हमारी टेबल देखो ना यहाँ पे, ये देखो, सब कुछ एग्रीमेंट तो है ना, तो ये बहुत वाइड है, इसमें सब आ जाता है. लॉफुल, अनलॉफुल, सोशल, डोमेस्टिक, सब एग्रीमेंट तो है ना. तो एग्रीमेंट एक बहुत ही वाइड टर्म है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक नैरो टर्म है, क्योंकि इसमें वही कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे जो लीगली एनफोर्सिएबल है, जिसपे आप केस कर सकते हो. एनफोर्सिबिलिटी आएगी तो ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. ये बहुत नैरो है, सिर्फ लीगली एनफोर्सिएबल जो है ना वही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं. एग्रीमेंट जो है, इट मे और मे नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा ही करेगा. कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन. एंड मे और मे नॉट क्रिएट मतलब क्या होता है? देखो, अगर एग्रीमेंट में
आप एनफोर्सिबिलिटी डालोगे तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लेकिन अगर एनफोर्सिबिलिटी है ही नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा ना। तो एग्रीमेंट आगे जाकर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा वो लीगल ऑब्लिगेशन पे डिपेंड करता है। तो इट मे और मे नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर भी सकता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं भी कर सकता है तो वो एग्रीमेंट ही रहेगा। ठीक है, तो एग्रीमेंट आगे चल के लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं कर सकता तो एग्रीमेंट ही रह जाएगा। मे और मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, वो आगे जाके मालूम पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट में तो लीगल ऑब्लिगेशन है ही है। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, बराबर है। लेकिन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ये भी सही है। मैम ऐसे कैसे ऑल एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्या? हाँ, सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट कहाँ कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, इलीगल एग्रीमेंट कहाँ कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। लेकिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो सारे एग्रीमेंट्स तो है, ऑफर एक्सेप्टेंस तो होगा ही ना उनमें, तो है। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे सोशल, डोमेस्टिक, लीगल, ये एग्रीमेंट्स कहाँ कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स तो है ना, क्योंकि इन सब में ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन तो मिलेगा ही ना आपको, ये सही बात है। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट था ना कि एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑफर एक्सेप्टेंस क्या होता है, वो कंप्लीट हुआ। अब शुरू करते हैं द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअली सारे एसेंशियल एलिमेंट्स सेक्शन 10 में नहीं दिए हुए हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बस तो माना जाता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये भी तो चाहिए ही ना। लेकिन अगर आप बेयर एक्ट देखोगे ना, बेयर मतलब जो पार्लियामेंट ने पास की थी, तो उसमें थोड़ी सी ही एसेंशियल्स मेंशन है सेक्शन 10 में। लेकिन हम तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ना, अगर क्वेश्चन आया एसेंशियल एलिमेंट्स लिखो तो हम सेक्शन 10 में लिख कर ये सारे लिख देंगे, 10 कोट करके सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले दो पार्टीज होनी चाहिए ना। एक ऑफर, जो ऑफर देता है, और जिसे ऑफर दिया जाता है। मैं खुद को तो ऑफर नहीं दे सकती ना, विल यू बाय अ कार, यस आई विल बाय माय ओन कार। मैं खुद को तो ऑफर नहीं दे सकती ना, मेरे को दो पार्टीज तो चाहिए ना। वन हु गिव्स द ऑफर एंड अदर टू whom द ऑफर इज गिवन। दो पार्टीज तो चाहिए कि नहीं। सो मिनिमम टू डिस्टिंक्ट पार्टीज। डिस्टिंक्ट का मीनिंग लिखो, डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मीनिंग लिखो, टू डिस्टिंक्ट parties are required to form a valid contract because you cannot enter into contract with yourself। मैं खुद को कैसे ऑफर दूं? मैम ये पार्टीज मतलब कौन? सिर्फ लिविंग ही होनी चाहिए, इंडिविजुअली होनी चाहिए? नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट किसी के भी बीच में हो सकता है, लिविंग, आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कंपनी। कॉन्ट्रैक्ट may be made by natural persons and also by persons having legal existence। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखो, कंपनी। कंपनी इज ऑल्सो पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ, वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है ना। persons having legal existence मतलब they have separate legal status। ये आपने पढ़ा होगा, 12th में था ना आपको, सेपरेट लीगल स्टेटस है कंपनी के पास। इट इज केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इन इट्स ओन नेम। चलो लर्न करते हैं। मिनिमम टू डिस्टिंक्ट पार्टीज
आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पर ब्रेक डालो, बोलो मेरे साथ. मिनिमम टू डिस्टिंक्ट पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. क्यों? सोचने वाली बात है. क्यों? एज वन कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद सेल्फ. चलो वापस बोलो. मिनिमम टू डिस्टिंक्ट पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट as one cannot enter into contract with himself. हो गया learn? A contract may be by natural persons and also by persons having legal existence. Repeat करो. A contract may be made by natural persons and also by persons having legal existence. वापस बोलो. A contract may be made by natural persons or by persons having legal existence. अब दोनों पॉइंट्स फिर से बोलो मेरे साथ. मिनिमम टू डिस्टिंक्ट पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट as one cannot enter into contract with self. A contract may be made by a natural person or by persons having legal existence. इस तरीके से बोल बोल के लर्न करना है. एक लास्ट बार बोले. मिनिमम टू डिस्टिंक्ट पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. One cannot enter into contract with himself. A contract may be made by a natural person or by persons having legal existence. अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड विद दिस, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या लिखोगे बोल बताओ. कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखोगे बोलो. कॉन्ट्रैक्ट की इक्वेशन क्या लिखोगे. इक्वेशन. कॉन्ट्रैक्ट की इक्वेशन क्या है. एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी. कॉन्ट्रैक्ट की इक्वेशन क्या है. एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी. और एग्रीमेंट की इक्वेशन क्या है बताओ. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन. यस. तो कैन आई से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मुझे ऑफर चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, कंसीडरेशन चाहिए, एनफोर्सिबिलिटी चाहिए. यस. सबसे पहले क्या चाहिए. ऑफर चाहिए ना. ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अरे अगर ऑफर नहीं होगा तो आप एक्सेप्ट क्या करोगे. उस दिन ना मैं रोड पे जा रही थी और मेरा नेबर सामने से चलते हुए आ रहा था और बोलता है लिसन आई विल बाय योर फ्लैट. मैंने मन में सोचा यार मैंने इसको ऑफर कब दिया था. जब तक ऑफर नहीं दोगे तो सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट क्या करेगी. ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑफर मस्ट बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड. आपको ऑफर के बारे में पता चलेगा तभी तो आप एक्सेप्ट करोगे ना. अच्छा, ऑफर के बाद क्या आता है. एक्सेप्टेंस. Acceptance must also be properly communicated. ठीक है. तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मुझे मिनिमम टू पार्टीज चाहिए. दो पार्टी आ गए, मैं और आप. फिर प्रॉपर ऑफर होना चाहिए एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए. क्यों. बिकॉज ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहले तो ऑफर ही आएगा ना. ऑफर मस्ट बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड. अरे सामने वाली पार्टी को ऑफर के बारे में पता चलेगा तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा. ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड. सिमिलरली एक्सेप्टेंस मस्ट ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड. उसने एक्सेप्ट कर लिया ये मुझे बताना पड़ेगा ना. ही विल हैव टू टेल मी ना भाई हाँ आई विल बाय योर फ्लैट, आई विल बाय योर कार. तब जाके एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा. मैम ये कम्युनिकेशन होता कैसे है.
तब आप तो बोल रहे हो कि ऑफर कम्युनिकेट करो, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करो। पार्टीज कम्युनिकेशन करेंगे कैसे? बहुत सारे तरीके हैं। आप ओरली उसको बताओ, या फिर सिटिंग फेस टू फेस ओरल कम्युनिकेशन, लेटर लिख दो। लेटर से भी कम्युनिकेशन होता है मैम। आजकल लेटर कौन लिखता है? ईमेल चलेगा क्या? ईमेल कर दो, फैक्स कर दो। एक्शन से भी बता सकते हैं। ये कैसे, मैं बताऊंगी आपको बाद में। किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेशन करो, सामने वाली पार्टी को अपने ऑफर के बारे में बताओ। और सुन, सामने वाली पार्टी, तूने एक्सेप्ट कर लिया ना, ये बता, ऑफर जो दे रहा है उसको बता। ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तभी तो एग्रीमेंट बनेगा ना। चलो भाई, ऑफर हो गया, एक्सेप्ट भी हो गया, अब मुझे एनफोर्सेबिलिटी चाहिए। मैम आप कंसिडरेशन को ना बार बार साइड में डाल देते हो, करेंगे उसको डिस्कस। ये डिस्कशन थोड़ी अलग है। मेरे हिसाब से तो ऑफर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंशन टू सू, इंटेंशन टू फाइल अ केस, ऑटोमेटिक आना चाहिए आपके दिमाग में। इंटेंशन टू सू, इंटेंशन टू फाइल अ केस। इफ वन पार्टी डिफॉल्ट्स अदर पार्टी कैन टेक एक्शन। ये 3 पॉइंट लाइन से आने चाहिए। तीसरा एलिमेंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। अच्छा, ऐसे कौन से केसेस होते हैं जहां पर हम तो प्रिज्यूम करके चलते हैं ऐसा तो रिलेशन है? हाँ, बराबर बराबर। इन केस ऑफ बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजैक्शन। एग्रीमेंट्स लिख दूं क्या? रहेगा ना। इन केस ऑफ बिजनेस या कमर्शियल, देयर इज अ प्रिजम्पशन that parties intend to create legal relation, but there is no assumption in case of social और डोमेस्टिक एग्रीमेंट। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ऑलरेडी प्रिंटेड है। तो इन केस ऑफ, आप मेरे साथ अभी हाईलाइट करोगे, इन केस ऑफ बिजनेस और कमर्शियल एग्रीमेंट, अंडरलाइन करना, द यूजुअल प्रिजम्पशन इज दैट पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। फिर अलग मार्कर से हाईलाइट करो, इन केस ऑफ सोशल और डोमेस्टिक, the usual presumption is that parties do not intend to create legal relation. कर लिया, हाईलाइट अंडरलाइन किया। अब ऐसा क्यों? चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं विद वन ब्यूटीफुल केस, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। मैम इंडियन तो लग नहीं रहा है इसका नाम। हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, इट इज इंस्पायर्ड, आई एम यूजिंग बेटर वर्ड फॉर कॉपी। हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो वहां पे जो थोड़े बहुत ऐसे केसेस थे, वो हमने यहाँ पर भी डाल दिए। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये जो केसेस हैं, ये भी लॉ का एक सोर्स है। कैसे सोर्स है? ये केसेस हमें हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये केसेस जो है ना, ये लॉ का एक पार्ट बन चुके हैं अभी। चलो देखते हैं इसमें क्या सिखा रहा है ये हमको, बैल्फो वर्सेस बैल्फो। मैंने बोला था ना प्रेसिडेंट्स होते हैं, आप रेफरेंस दे सकते हो। तो ये ऐसे केसेस है जिनका रेफरेंस दिया जाता है। देखो जज, हमारे सामने जो केस आया है ना, इट इज वेरी सिमिलर टू बैल्फो वर्सेस बैल्फो।
वहां पर यही जजमेंट आया था, तो प्लीज आप भी वही जजमेंट दीजिए। तो इस तरीके से हम रेफरेंसेस देते हैं, हम प्रेसिडेंट्स कोट करते हैं। कोट मतलब बोलते हैं। चलो बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर देख लेते हैं। लेट अस डिस्कस द केस लॉ बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। मिस्टर बाल्फोर and Mrs. Balfour. They were enjoying a holiday in London, England, when suddenly Mr. Balfour was called back to his place of work in Sri Lanka. वो टाइम पे ना उसको सिलोन बोलते थे, पुराना नाम है श्रीलंका का। So Mr. Balfour and Mrs. Balfour, they were enjoying a holiday in London when suddenly Mr. Balfour was called back to his place of work in Sri Lanka. तो उन्होंने बोला चलो मिसेस बैल्फर हॉलीडे खत्म हुआ, बैग्स पैक करो, हमें श्रीलंका जाना है। मिस्टर बैल्फर कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। बोला मुझे वापस बुलाया है, चलो चलो बैग्स पैक करो, हमें श्रीलंका जाना है। मिसेस बैल्फर सेज मुझे तो आर्थराइटिस हो चुका है। आर्थराइटिस मींस सिवियर नी पेन। मुझे तो सिवियर नी पेन हो चुका है, मैं नहीं जा सकती, मेरे तो नीज में स्वेलिंग भी है। डॉक्टर ने मुझे बोला है कि जंगल क्लाइमेट ऑफ श्रीलंका इज नॉट सूटेबल फॉर माय कंडीशन, तो मैं तो नहीं आ सकती। मिस्टर बैल्फर ने कहा चलो चलो वी नीड टू गो बैक टू श्रीलंका। मिसेस बैल्फर बोलती है मैं तो नहीं आ सकती। तो मिस्टर बैल्फर ने कहा ठीक है तो फिर तू इधर ही रह जा। मिसेस बैल्फर बोलती है लेकिन मैं कैसे रहूं यहाँ पर अकेले, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। मिस्टर बैल्फर promised to pay her 30 pounds पर मंथ फॉर हर मेंटेनेंस। उन्होंने बोला तू चिंता मत कर, मैं तुझे हर महीने 30 पाउंड भेज दिया करूंगा। ऐसा बोलकर मिस्टर बैल्फर चले गए। प्रॉमिस तो कर दिया, बट ही फेल्ड टू सेंड द प्रॉमिस्ड अमाउंट। मिसेस बैल्फर को ना गुस्सा आ गया। शी फाइल्ड अ केस। क्या लगता है आपको? Would she have won the case और लॉस्ट द केस? क्या लगता है आपको, वो जीती होगी या हारी होगी? अरे इतने क्विकली आपने आंसर बता दिया, ऑफ कोर्स वो हार गई होगी। क्यों? मैम ये तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट है ना, ये तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। तो क्या हुआ इसमें? डोमेस्टिक एग्रीमेंट में हमारा प्रिजम्पशन है पार्टीज डोंट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ये तो सिर्फ एक एग्रीमेंट है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, तो काहे का केस? इट्स अ सोशल। सोशल के बदले आप अगर डोमेस्टिक लिखोगे तो थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, ये तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, करेक्ट। सोशल ना लिखते हुए डोमेस्टिक लिखना। ओके, ये तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। इसमें हम क्या प्रिज्यूम करते हैं, चलो बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। चलो क्या अज्यूम करते हैं हम यहाँ पर? क्या अजम्पशन है? वेरी गुड। हम अज्यूम करते हैं एनफोर्सिबिलिटी तो है ही नहीं। अब आ जाते हैं उस लॉजिक पे, मैम ऐसा क्यों, लेकिन ऐसी अजम्पशन क्यों डाली है? अब इमेजिन करो कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अगर सारे प्रोमिसेस कॉन्ट्रैक्ट बनने लगे तो सब जेल में ही बैठे रहेंगे। हस्बैंड वाइफ तो एक दूसरे से कितनी प्रोमिसेस करते हैं, हर प्रॉमिस थोड़ी ना फुलफिल होती है। लेकिन अगर हम अड़ जाए नहीं नहीं जैसे तुमने बाकियों में एनफोर्सिबिलिटी डाली है इसमें भी डालो। जैसे हस्बैंड प्रॉमिस करता है वाइफ को, सुन शाम को 6 o'clock तैयार रहना, मूवी देखने जाएंगे और फिर डिनर पे चलेंगे। लेकिन हस्बैंड को थोड़ा सा लेट हो गया, उस दिन ऑफिस में ना बॉस ने बिठा दिया, 11 बजे वो घर पे आया। कैन द वाइफ टेल हिम तू तो रुक उधर,
चल पुलिस स्टेशन, प्रॉमिस किया होता, मैं तो 5 बजे से यहाँ पे तैयार बैठी हूँ, मूवी जाएंगे, डिनर करेंगे, प्रॉमिस तो कर दिया, पूरा नहीं किया, चल चल मैं तो तेरे पे केस करूँ। वाइफ प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द किड्स, कीप द हाउस नीट एंड क्लीन। एक दिन हस्बैंड आया, देखा कि हाउस तो एकदम मेस में है, बच्चे पता नहीं कहाँ पर है। कैन यू टेल द वाइफ, चल यार तू तो पुलिस स्टेशन चल, तूने तेरा प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में हर प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट बनने लग गया, तो फिर तो सब जेल में ही बैठे रहेंगे ना। आपस में ही सुलझा लो यार, आपस में ही सुलझा लो। इसीलिए हमने इसमें एनफोर्सिबिलिटी नहीं रखी। प्लीज हम अज्यूम करके चलते हैं कि आपने जो प्रोमिसेस किए हैं उसमें एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, प्लीज आपस में ही सुलझा लो, कोर्ट में मत आना। मैम, अगर डिवोर्स हो गया तो फिर अगर हमने प्रोमिसेस किए, हाँ, अगर पार्टीज के बीच में डिवोर्स हो जाता है और डिवोर्स के टाइम हस्बैंड बोलता है वाइफ को कि मैं तुझे तेरे खर्चे के लिए 20,000 रुपए दूंगा और बच्चों की फीस भी भरूंगा, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा कि अब उनका डिवोर्स हो रहा है, दे आर नो लॉन्गर हस्बैंड एंड वाइफ ना, तो वो डोमेस्टिक रहा ही नहीं। अब ये केस में अगर मैं थोड़ा सा चेंज लेकर आऊं, ये केस में उन्होंने ये प्रोमिस किए कि मैं तुझे 30 पाउंड पर मंथ दूंगा, बाद में डिवोर्स हो गया। हम मान के चलते हैं कि इन्होंने जब प्रॉमिस किया तब हस्बैंड वाइफ थे, बाद में डिवोर्स हो गया, तो फिर एनफोर्सिबल होगा, जज ने बोला नहीं फिर भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब प्रॉमिस किया था तब तो तुम हस्बैंड वाइफ थे ना। द डोमेस्टिक एग्रीमेंट इज नो एनफोर्सिबिलिटी। ठीक है, तो एनफोर्सिबिलिटी है या नहीं ये हम कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम पे डिसाइड करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम पे ये लोग हस्बैंड वाइफ थे, ये डोमेस्टिक है, बाद में डिवोर्स हो गया, उसका हमको कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो 2-3 वेरिएशंस हमने यहाँ पर किए कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, बाद में डिवोर्स हो गया उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे तो आप हस्बैंड वाइफ थे। एक और सिनेरियो मैंने आपको बताया कि मैम प्रॉमिस ही डिवोर्स के टाइम पे हुआ था, एलिमनी वगैरह का, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा बिकॉज यू आर नो लॉन्गर हस्बैंड एंड। मैम एक छोटा सा डाउट है, आपने बोला था ना कि हम एनफोर्सिबिलिटी डाल सकते हैं, जैसे ही हस्बैंड ने प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को 30 पाउंड दूंगा, व्हाट इफ ये मतलब एक अजम्पशन है, व्हाट इफ मिसेस बैल्फर ने बोला तू लिख के दे, फिर उसने वो राइटिंग का उसको रजिस्टर भी करवा लिया, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करा के रजिस्टर करा के, तब फिर अगर हस्बैंड 30 पाउंड नहीं देता तो क्या वाइफ केस कर सकती है? हाँ, तब कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसने राइटिंग में लाकर उस डॉक्यूमेंट को गवर्नमेंट के पास पूरा रजिस्टर करवा के स्टैम्प पेपर पे लाकर उसने एनफोर्सिबिलिटी दिखाई है, तो वो केस में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो आप अलग से एनफोर्सिबिलिटी डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, लेकिन आगे ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस है जो प्रूव कर देता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर आप अलग से एनफोर्सिबिलिटी डालते हो, दिखाते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अच्छा, सोशल के बारे में बात करते थे, फ्रेंड्स के बीच की जो एग्रीमेंट्स है उसमें भी तो यही असम्पशन है दैट देयर इज नो इंटेंशन टू सू, नो इंटेंशन टू फाइल अ केस। अब अगर दोस्तों के बीच में सारे प्रोमिसेस कॉन्ट्रैक्ट बनने लग गए तो सब बारी बारी से जेल में बैठ के आएंगे। क्यों? अरे हम तो दोस्तों को कितनी प्रॉमिस करते हैं, थोड़ी ना फुलफिल करते हैं। मैंने मेरे फ्रेंड को बोला अरे मेरे बर्थडे पे ना मैं तेरे को चाट खिलाऊंगा, और बर्थडे वाले दिन मैं कॉलेज गई ही नहीं। कैन ही कम नेक्स्ट डे से चल तू पुलिस स्टेशन चल, तूने बोला था चाट खिलाएगा, तू आया ही नहीं। दोस्तों के बीच में है यार, कहाँ कॉन्ट्रैक्ट बनता है? क्योंकि हर अगर प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट बनने लग गया तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, सब पे केसेस हो जाएंगे। मेरे फ्रेंड ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे नोट्स लेकर आएगा, मतलब वो मेरी नोटबुक लेके गया था कॉलेज में। मैंने बोला देख यार कल ले आना, फिर एग्जाम है। अगले दिन उसने प्रॉमिस भी किया था लाऊंगा, लाया ही नहीं। कैन आई टेक हिम टू द पुलिस स्टेशन? नहीं, क्योंकि लॉ बोलता है फिर तो बहुत केसेस हो जाएंगे यार, आप लोग तो कितनी प्रोमिस करते हो, सारी थोड़ी ना फुलफिल करते हो, हम तो परेशान हो जाएंगे इतने केसेस में। नहीं भाई, हम अज्यूम कर लेंगे कि इसमें कोई इंटेंशन है ही नहीं, तुम आपस में निपटा लो, आपस में निपटा लो।
ठीक है, तो ये रीजन है क्यों उसमें एनफोर्सिबिलिटी नहीं रहने का प्रिजम्पशन है। आपस में निपटा। ओके, तो ये था हमारा केस लॉ बाल्फर वर्सेस बाल्फर। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या डिस्कस किया, एक रिकैप कर लेते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमने देखा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। हमने ये भी जाना कि एनफोर्सिबिलिटी क्या होती है। एनफोर्सिबिलिटी मीन्स इंटेंशन टू सू, इंटेंशन टू फाइल अ केस। इफ वन पार्टी डिफॉल्ट्स, अदर पार्टी कैन टेक एक्शन। जितने भी बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट्स हैं, वहां पर हम अज्यूम करके चलते हैं एनफोर्सेबिलिटी तो है, लेकिन जितने भी सोशल या डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस होते हैं वहां पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि कोई एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, प्लीज आपस में ही सुलझा लो। असेंशियल एलिमेंट्स में हमने पढ़ा दैट देर आर टू पार्टीज, जो ऑफर देता है और जिसे ऑफर दिया जाता है। हम खुद को तो ऑफर नहीं दे सकते, so I need minimum two parties. One cannot enter into contract with himself. Natural person, artificial person, both can enter into contract. Proper offer, acceptance होना चाहिए. That's the second element. Offer is the starting point of contract, and this offer must be properly communicated. Acceptance must also be communicated. ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, एग्रीमेंट तो बन गई, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एनफोर्सिबिलिटी भी चाहिए। एनफोर्सिबिलिटी मीन्स इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। यहाँ पर हमने डिस्कस किया बाल्फर वर्सेस बाल्फर। 3 एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट जो है क्लास, उसमें मैं और भी एलिमेंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में मिलेंगे where we continue with more concept. I'll see you there.